दिल्ली के शराब घोटाले मामले में ईडी ने एक बार फिर बड़ी कार्रवाई की है। दिल्ली के 25 लोकेशन पर इस वक्त ईडी की छापेमारी चल रही है और एक बड़ा एक्शन इसे आप कह सकते हैं, क्योंकि शराब नीति घोटाले में ये छापेमारी चल रही है। दिल्ली के 25 अलग अलग जगहों पर यह छापेमारी चल रही है और लगातार ये मामला एक ऐसा है जो आम आदमी पार्टी की मुश्किलों को बढ़ाता हुआ नजर आ रहा था। और अब एक बार फिर ये खबर कि एक साथ 25 जगहों पर ईडी की छापेमारी, ये वही पूरा मामला है शराब नीति घोटाला जिसमें मनीष सिसोदिया पर तमाम तरह के आरोप जो हैं वो बीजेपी की तरफ से लगाए गए थे। जब ईडी ने छापेमारी की, गलत तरीके से पैसे लेने को लेकर, नई शराब नीति को लेकर कई तरह के सवाल जो हैं वो यहां पर खड़े हुए थे और अब दिल्ली में एक साथ 25 जगहों पर छापेमारी जो है वो चल रही है। तो दिल्ली शराब घोटाले में ईडी का एक्शन जो है वो एक बार फिर देखने को मिल रहा है और उसी को लेकर ये बड़ी खबर, कई बड़े कारोबारी जो हैं वो यहां पर शिकंजे में आ सकते हैं। लगातार ईडी जो है वो ताबड़तोड़ छापेमारी कर रही है। दिल्ली की शराब नीति मामले में ईडी 25 जगहों पर छापेमारी कर रही है। 150 से ज्यादा लोकेशन पर अब तक ये छापेमारी हो चुकी है और कई गिरफ्तारियां भी हुई हैं। आपको बता दें कि सीबीआई ने दिल्ली के कथित आबकारी घोटाले मामले में अभिषेक बोयिनपल्ली को गिरफ्तार किया है और इस मामले में मनीष सिसोदिया जो कि डिप्टी सीएम हैं दिल्ली के, वो आरोपी हैं। बीजेपी दिल्ली की शराब नीति को लेकर पहले से ही आप पर हमलावर है। अरविंद केजरीवाल 17 नवंबर 2021 को लागू की गई ये नीति इस साल जुलाई में वापस ले ली गई थी और इसी को लेकर लगातार विरोध जो है वो जारी है। मुनीश हमारे संवाददाता इस खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मुनीश, कहा जा रहा है कि 25 नए जगहों पर छापेमारी, कुल मिलाकर अब तक 150 से ज्यादा जगहों पर छापेमारी हो चुकी है। आज की ये छापेमारी क्यों खास है? कहां एक्शन लिया जा रहा है? कौन कौन से बड़े कारोबारी हैं जो ईडी के निशाने पर हैं? जरा बताइए हमारे दर्शकों को। जी बिल्कुल, देखिए शुभंकर, इस मामले में ईडी लगातार ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रही है और ईडी सूत्रों का यह कहना है कि हाल फिलहाल में जिन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था, जिन शशनीदों के बयान दर्ज किए गए थे और जिन संदेहास्पद लोगों का बयान दर्ज किया गया था, उन बयानों के आधार पर कुछ ऐसे लोगों के नाम सामने आए थे जो कि सीधे तौर पर दिल्ली के शराब घोटाले में जुड़े हुए थे। और इसी जानकारी को मिलने के बाद में, उसको वेरीफाई करने के बाद में आज देश की राजधानी दिल्ली में लगभग 25 ऐसे ठिकाने हैं जहां पर छापेमारी चल रही है। इसमें कई ऐसे लोग भी हैं जो कि शराब कारोबार में सीधे तौर पर जुड़े हुए थे, दिल्ली सरकार के संपर्क में थे। ऐसे लोगों पर आज छापेमारी चल रही है। जो आपने पहले बताया, देखिए सबसे महत्वपूर्ण यह हो जाता है कि एक चौथी बार जो ईडी है उसकी कार्रवाई हो रही है। अब तक लगभग 150 से ज्यादा लोगों पर, ठिकानों पर ईडी छापेमारी कर चुकी है और ईडी का यह कहना है कि इस मामले में उनको पुख्ता सबूत भी मिल गए हैं और अब इंतजार है तो ईडी को उस बात का कि अब इस मामले में वो गिरफ्तारी शुरू करेंगे। तो बहुत मुमकिन है कि आज की छापेमारी के बाद में कुछ जो बड़े नाम है उनकी गिरफ्तारी भी संभव हो सकती है। ठीक है, आप लगातार नजर बनाए रखिए, आपके पास हम लौटेंगे, आपसे सवाल जवाब करेंगे। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन अब बात करते हैं एक और बड़े खबर को लेकर, क्योंकि अब से केवल 3 घंटे बाद यानी दोपहर 3 बजे के आसपास चुनाव आयोग एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाला है और इस साल के अंत तक हिमाचल प्रदेश और गुजरात विधानसभा चुनाव का कार्यकाल जो है वो खत्म होने वाला है। आज तक की सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक आज सिर्फ हिमाचल प्रदेश की चुनाव तारीखों का ऐलान किया जाएगा और 3 बजे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है। आप आज तक के जरिए तमाम जानकारियां जो हैं वो सबसे पहले हासिल कर सकते हैं और ये दोनों ही चुनाव बीजेपी के लिहाज से काफी अहम हो जाते हैं, क्योंकि राज्य सरकार जो है वो बीजेपी की है और ऐसे में वो मैजिक दोबारा दोहराना, खासतौर पर गुजरात में जहां पर 27 सालों से बीजेपी लगातार बरकरार है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गृह राज्य, जहां की सभी लोकसभा सीटें बीजेपी जीतती हुई आई है। पिछली बार 99 के फेर में बीजेपी फंसी थी। इस बार चुनाव की तारीखों का ऐलान, हर किसी की निगाहें इस बात को लेकर कि कब कब होंगे गुजरात और हिमाचल में चुनाव। हालांकि अब तक जो जानकारियां निकलकर सामने आ रही हैं, जो जानकारियां आज तक के पास सूत्रों के हवाले से आई हैं, उसके मुताबिक ये कहा जा रहा है कि आज केवल हिमाचल प्रदेश चुनाव का ऐलान हो सकता है। चुनाव की तारीखों का ऐलान जो है वो आएगा और इसके बाद दिवाली जब खत्म होगी तब गुजरात के चुनाव की तारीखों का ऐलान किया जाएगा। दोपहर 3 बजे चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस, लगातार सभी की निगाहें जो हैं इस पर बनी हुई हैं। गुजरात चुनावी ऐलान जो है वो दिवाली के बाद होगा।
हिमाचल प्रदेश में हम आपको ग्राफिक जरिए दिखा भी रहे हैं। 68 सीटें हैं, 44 बीजेपी ने जीती। सरकार में बीजेपी है, 48% वोट मिला था, जबरदस्त। लेकिन हिमाचल बदलाव के लिए जाना जाता है। क्या बदलाव होगा या सरकार जो है वो बनी रहेगी, इस पर नजर है। लेकिन गुजरात अहम महत्वपूर्ण था, जो कि कई दशकों के बाद 99 की फेर में यानी 2 डिजिट में बीजेपी फंस गई थी। हालांकि इस बार बीजेपी ये आश्वस्त है। बीजेपी के नेताओं से आप बात करेंगे तो कहते हैं कि इस बार वो सभी रिकॉर्ड तोड़ देंगे। 27 साल बाद एंटी इनकम्बेंसी नामी कोई चीज वहां नहीं है, ऐसा उनका दावा है। हालांकि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों भी अपने अपने दावे कर रही हैं और वो भी ये उम्मीद लगाए बैठी हैं कि इस बार गुजरात चुनावों में कुछ बड़ा उलटफेर वो कर सकती है। लेकिन इन सब के बीच में आज नजर है इन तारीखों के ऐलान को लेकर, और आज तक पर आपको सबसे पहले चुनाव आयोग से जुड़ी तमाम जानकारियां जो हैं वो हम आप तक पहुंचाएंगे। हिमाचल प्रदेश चुनाव का ऐलान हो सकता है, और हिमाचल प्रदेश जेपी नड्डा के लिहाज से महत्वपूर्ण है, क्योंकि वहीं से वो आते हैं, वहीं पर उन्होंने पढ़ाई लिखाई की थी, और उसके बाद बीजेपी की क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, लिहाजा वहां पर वो चाहेंगे कि दोबारा से सरकार जो है वो बने। तस्वीरें आप देख रहे हैं, लोगों का हुजूम प्रधानमंत्री को देखने के लिए यहाँ पहुंचा हुआ है, और जिस तरह से लोग प्रधानमंत्री पर जो ये प्यार दिखा रहे हैं। तो ये 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं हम। एक तरफ चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस दोपहर 3 बजे होगी और हमारी उस पर भी निगाहें लगातार बनी हुई हैं, और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गृह राज्य गुजरात। गुजरात देखिए कई मायनों में खास है, क्योंकि गुजरात को आप बीजेपी का गढ़ कह सकते हैं, क्योंकि बीजेपी का जो शीर्ष नेतृत्व है, चाहे वो आप अमित शाह की बात करें, गृह मंत्री हैं, या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करें, जो सबसे 2 ताकतवर नेता बीजेपी के हैं, सबसे पॉपुलर नेता बीजेपी के हैं, वो इसी राज्य से आते हैं। ऐसे में गुजरात से मैसेज जो है वो दूर तक जाता है। हो सकता है उसके अच्छे परफॉर्मेंस को लेकर शायद उतनी तारीफें ना हो, लेकिन अगर उलटफेर होता है तो फिर सवाल कई तरह के खड़े हो जाएंगे। इसी वजह से गुजरात का चुनाव इस बार महत्वपूर्ण है। हालांकि इस बार मुकाबला त्रिकोणीय कहा जा रहा है। मौसमी सिंह हमारी संवाददाता हमारे साथ जुड़ रही है। मौसमी, सबसे पहले जानकारी तो आप चुनाव आयोग को लेकर ही दे दीजिए। कहा जा रहा 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस थे, लेकिन आज केवल हिमाचल का ऐलान हो सकता है, गुजरात का ऐलान दिवाली के बाद होगा। तो ये खबर, इसमें कितनी सच्चाई हो सकती है, और दूसरा आपके लिहाज से कितने महत्वपूर्ण रहने वाले हैं चुनाव, क्या मैसेज होगा, क्योंकि आप तो पॉलिटिकल कवरेज लगातार करती हैं। जी बिल्कुल, देखिए अगर आप अभी देखें जो इलेक्शन कमीशन ने 3 बजे का ऐलान किया है, तो ये कयासबाजी जोरों पर है, क्योंकि हिमाचल एक पहाड़ी राज्य है और वहाँ पे ठंड जो है ज़्यादा जल्दी पड़ती है, बर्फबारी होने लगती है, तो ज़रूरत है कि वहाँ पे चुनावों का ऐलान जल्दी हो और वोटिंग जल्दी कराई जाए। इसी बैकग्राउंड से मुझे लगता है कि संभावना ज़्यादा है कि आज सिर्फ हिमाचल प्रदेश के चुनाव का ऐलान होगा और उसके बाद गुजरात का ऐलान संभवतः दिवाली के बाद होगा। और दूसरी बड़ी बात यह है कि ये जो चुनाव है, आप देखें हिमाचल प्रदेश में दुकोना मुकाबला है और गुजरात में अब मुकाबला तिकोना हो गया है, तो बेहद दिलचस्प है, क्योंकि कहा जा रहा है जो मेगा फाइनल है 2024 का, उस फाइनल से पहले जो सियासी बयार है वो किस तरफ बह रही है, ये जानना बेहद जरूरी हो जाता है। और जिस तरह से भाजपा ने उत्तर प्रदेश में अपनी जीत दर्ज की, उसके बाद क्या वही परफॉर्मेंस, बम्पर परफॉर्मेंस गुजरात में देखने को मिलेगा, या हिमाचल में एक तरीके से रिपीट परफॉर्मेंस होगा, ये बड़ा सवाल है। ठीक है मौसमी, आपने ये एक अच्छी बात दर्शकों को बताई, क्योंकि ठंड वहां पहले पड़ती है, लिहाजा वहां पर चुनाव की तारीखों का ऐलान पहले हो सकता है, दिवाली के बाद गुजरात का हो सकता है। नजर बनाए रखिए, आप आपके पास लौटेंगे, लेकिन आगे बढ़ते हैं। चुनाव की आहट है और इससे पहले सरगर्मियां तेज हैं। गुजरात में सियासी पारा खासतौर पर चढ़ा हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी और उनकी मां पर गुजरात के आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष गोपाल इटालिया के बयान पर बीजेपी आग बबूला है। आम आदमी पार्टी पर हमला करके आज सुबह केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी सामने आई और इटालिया के बहाने अरविंद केजरीवाल पर जमकर निशाना साधा। भी बड़ा प्रधान ने ऐसा नौटंकी किया है। मेरा प्रश्न ही उठता है, उस 100 साल की महिला ने क्या पाप किया
उस 100 साल की महिला का राजनीति से क्या सरोकार? आपको हमला करना है, हिम्मत है तो आप सिर्फ पॉलिटिकल जो लोग हैं उन पे हमला कीजिए ना। एक 100 साल की मां के ऊपर आप हमला कर रहे हैं। और दोबारा कहती हूं, अरविंद केजरीवाल के आदेश पर यह हुआ है। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी गुस्से में है। गुस्से की वजह तो है पीएम मोदी और उनकी मां को लेकर गुजरात आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष गोपाल इटालिया का बयान, लेकिन उनके निशाने पर हैं आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल। हिम्मत है अरविंद केजरीवाल में तो आकर गुजरात की धरती पर एक बार गाली बक कर देखे नरेंद्र मोदी की मां को। आज चुनौती देती हूं, खुद को कृष्ण का अवतार कहते हैं। गुजरात में इस साल चुनाव हैं और चुनाव से पहले राजनीतिक पारा गर्म है। आप नेता गोपाल इटालिया के विवादित बयानों के एक के बाद एक वीडियो वायरल हो रहे हैं, जिस पर बीजेपी गर्म है। लेकिन पीएम मोदी और उनकी मां को लेकर इस बयान वाले वीडियो ने बीजेपी का सब्र तोड़ दिया। किस्मनो माणस एनो खर्चो मांगो ने हीराबा आवीने पाछा नाटको करे। આપણને બોલતા શરમ આવે એટલી મોટી ઉંમરના વ્યક્તિ વિશે, પણ એ લોકો નથી શરમાતા। 70 વર્ષનો મોદી થવા આવ્યો, हीराबा પોતે 100 એ પહોંચવા આવશે, તોય મારા બેટા બે માંથી એક નાટકો બંધ કરતા નથી। बयान इटालिया का है, लेकिन निशाने पर हैं अरविंद केजरीवाल। स्मृति ईरानी का आरोप है कि केजरीवाल के निशाने पर इटालिया ने ये बयान दिया है। कृष्ण का स्वरूप क्या है? वृद्ध महिला पर लांछन लगाना, अभद्र टिप्पणी करना। मैं दोबारा कहती हूं, अरविंद केजरीवाल में हिम्मत है तो गुजरात की धरती पर आकर दोबारा अपने मुंह से शब्द कहकर दिखाएं। गुजरात में आम आदमी पार्टी इस बार जोर शोर से चुनाव लड़ रही है। अरविंद केजरीवाल लगातार बीजेपी के गढ़ में बीजेपी पर हमला बोल रहे हैं। मेरा जन्म जन्माष्टमी के दिन हुआ था। जिस दिन मेरा जन्म हुआ था उस दिन जन्माष्टमी थी, श्री कृष्ण जन्माष्टमी। और मुझे भगवान ने एक स्पेशल काम दे के भेजा है, ये इन कंस की औलादों का नाश करने के लिए। कृष्ण का स्वरूप क्या है? वृद्ध महिला पर लांछन लगाना, अभद्र टिप्पणी करना। मैं दोबारा कहती हूं, अरविंद केजरीवाल में हिम्मत है तो गुजरात की धरती पर आकर दोबारा अपने मुंह से ये शब्द कहकर दिखाएं। चुनाव के वक्त अक्सर जुबानी जंग बढ़ जाती है, लेकिन जब नेता भाषा की लक्ष्मण रेखा लांघने लगते हैं तो माहौल खराब होता है। इसलिए जरूरी है कि न्यूनतम राजनीतिक शिष्टाचार कायम रहे। Mr. Kejriwal, the people of Gujarat have now decided to stand in your judgment. दिल्ली से मिलन शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो। आम आदमी पार्टी पर बीजेपी आग बबूला है, लेकिन कांग्रेस की नजर में ये दोनों दल नूरा कुश्ती कर रहे हैं। वो कुछ वो बोले हैं प्रधानमंत्री की माता के खिलाफ या अशोभनीय, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए थी, पर उन्हें धूमधाम से जहां नेशनल मीडिया, नेशनल प्रेस है, लाया गया, रखा गया। एनसीडब्ल्यू के चेयरमैन ने उनके खिलाफ कंप्लेन की, शाम तक बैठाला गया, दिन भर छाए रहे वो, और उसके बाद शाम को ससम्मान उन्हें विदा कर दिया गया। ये कौन है? पाटीदार समुदाय से आते हैं और बयान क्या देते हैं कि इससे पाटीदारों का अपमान हुआ है। सब लिखी लिखाई पटकथा है जो आम आदमी पार्टी और भाजपा, मैंने इसीलिए कहा नूरा कुश्ती। आम आदमी पार्टी के गुजरात अध्यक्ष गोपाल इटालिया अपने पुराने बयानों की वजह से विवादों में हैं। इस विवाद में उनकी महिला आयोग में पेशी हो चुकी है और आरोप प्रत्यारोप का दौर भी तेज हो गया है। गुजरात में अरविंद केजरीवाल के एफएसएलआर के खिलाफ पुराने वीडियो जारी करने की सीरीज में ये सबसे ताजा वीडियो है, जिसने एक नया सियासी धमाका कर दिया है। अभी तक गोपाल इटालिया प्रधानमंत्री के खिलाफ ही आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल करते सुने गए थे, लेकिन बीजेपी की तरफ से जारी ताजा वीडियो में वो न सिर्फ प्रधानमंत्री बल्कि उनकी मां के खिलाफ भी ऐसा कुछ बोल जाते हैं जो चुनाव में आम आदमी पार्टी को भारी पड़ सकता है। किस्मनो माणस एनो खर्चो मांगो
અને હીરાબા આવીને પાછા નાટકો કરે. આપણને બોલતા શરમ આવે એટલી મોટી ઉંમરના વ્યક્તિ વિશે. પણ એ લોકો નથી શરમાતા. 70 વર્ષનો મોદી થવા આવ્યો, હીરાબા પોતે 100 પહોંચવા આવશે, તોય મારા બેટા બે માંથી એક નાટકો બંધ करता નથી. आम आदमी पार्टी गुजरात में गोपाल इटालिया के नेतृत्व में बीजेपी का विकल्प बनने का ख्वाब देख रही है, लेकिन चुनाव से पहले केजरीवाल के इस युवा नेता के पुराने बयान पार्टी को भारी पड़ रहे हैं। इटालिया की वीडियो की एक किस्त में बीजेपी ने गोपाल का 2018 का एक वीडियो जारी किया, जिसमें वो मंदिर और पुजारियों को महिलाओं के शोषण का अड्डा बता रहे हैं। हे मारी दीकरीओ, कथाओं के मंदिरों में तमारू कई वळवानुं छे नहीं, ए शोषणना घर छे। जो तमारे तमारो अधिकार जोतो होय, आ देश ऊपर तमारे शासन करवुं होय, समान दरज्जो जोतो होय, तो कथाओं में जे नाचवाना बदले मारी बहनों, मारी मावड़ियों आ वांचो। महिलाओं पर गोपाल इटालिया के इस एक पुराने बयान ने पार्टी को बैकफुट पर डाल दिया, क्योंकि बीजेपी पहले से ही दिल्ली के मंत्री राजेंद्र पाल गौतम की वजह से आम आदमी पार्टी को हिंदू विरोधी बता रही है। ऐसे में गोपाल इटालिया का ये ताजा बयान गुजरात में अरविंद केजरीवाल के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकता है। वैसे गोपाल इटालिया के ये विवादित बयान उन्हें दिल्ली आने को मजबूर कर चुके हैं, जिसमें उन्होंने महिला आयोग के सामने अपनी बात रखी, लेकिन पूछताछ के बाद दिल्ली पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया। स्टेटमेंट है और जो रिटन स्टेटमेंट है, दोनों मैच नहीं करते। अभी तक इन्होंने प्रॉपर जवाब नहीं दिया। मैंने पुलिस को भी बोला है कि इनके अगेंस्ट एक्शन लिया जाए, क्योंकि ये एक लॉ एंड ऑर्डर को खराब करने की सिचुएशन क्रिएट कर रहे थे। इनके सपोर्टर्स ने जबरदस्ती अंदर आने की कोशिश की। मुझे अपनी लाइफ पे भी थ्रेटनिंग लग रहा था। यहाँ 100-150 लोग अगर पहुंच के मुझे थ्रेटन करेंगे तो ये किस प्रकार के नेता हैं, ये कैसी इनकी वर्किंग है, ये मुझे लगता है इनकी लीडरशिप को भी सोचना चाहिए और इनके कार्यकर्ताओं को भी सोचना चाहिए कि एक राष्ट्र महिला आयोग का ये ऑफिस था जहां ये आराम से आकर सिर्फ जवाब देना था। इनको क्यों जरूरत थी ये झूठ बोलने की और इतने सारे वकीलों को भी लाने की। गोपाल इटालिया पर कार्रवाई के विरोध में उनके समर्थक महिला आयोग के दफ्तर के बाहर पहुंच गए और इस पर सियासी वार पलटवार का सिलसिला शुरू हो गया। पुरानी कहावत है, तर्कश से निकला तीर और जबान से निकले शब्द कभी वापस नहीं आते। नेताओं को ये बात खास तौर से याद रखनी होती है, क्योंकि चुनाव में आपके विवादित और आपत्तिजनक बयान आपके लिए बड़ी मुसीबत खड़ी कर सकते हैं, भले ही वो कितने ही पुराने क्यों ना हो। नरेंद्र मोदी ની સભાનો ખર્ચો કેમ નથી માંગતા તમે? કિસ્મનો માણસ ये का आदमी यहाँ पे रोड शो कर रहा है, तो ये का आदमी हमें ये संदेश दे रहा है। गोपी घांगर, अहमदाबाद, आज तक। और अब बड़ी खबर, गुजरात में चुनावी जंग के बीच रोटी और पराठे में लड़ाई छिड़ गई है। सवाल उठ रहा है कि दोनों आटे से बनती है तो दोनों के टैक्स में आखिर फर्क क्यों है। पराठे बनाने वाली कंपनी वाड़ीलाल ने इस दलील के साथ सवाल उठाया, क्योंकि रोटी पर जहां पर 5% जीएसटी है तो वहीं पराठे पर 8% जीएसटी है। गुजरात की अपीलेट अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग यानी AAAR ने वाड़ीलाल की दलील को खारिज करते हुए कहा कि रोटी और पराठे में काफी ज्यादा अंतर होता है। देश में इन दिनों हिजाब पर हंगामा मचा हुआ है। एक पक्ष चाहता है हिजाब पर बैन रहे, दूसरा पक्ष चाहता है कि हिजाब कायम रहे। बयानों से तर लड़ाई देश की सबसे बड़ी अदालत में पहुंची, मगर अदालत भी फिलहाल हिजाब को लेकर दो खेमों में बटी हुई है। अजब हाल है, पर्दे के लिए मचा बवाल। कुछ के अक्ल पर पर्दा पड़ा हुआ है, कुछ शक्ल पर पर्दे के हिमायती हैं। और उसका परिणाम ये है कि हिजाब का हंगामा देश की सबसे बड़ी अदालत में विचाराधीन है। अदालत भी गजब कंफ्यूजन में है। जस्टिस हेमंत गुप्ता ने स्कूल कॉलेजों में समानता के आधार पर हिजाब बैन के कर्नाटक सरकार और उस पर कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले को सही ठहराया और बैन के खिलाफ अर्जी को खारिज कर दिया। तो वहीं जस्टिस सुधांशु धूलिया ने हिजाब बैन करने के कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले को खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि हिजाब अपनी पसंद का मामला है और हिजाब से ज्यादा अहम है लड़कियों की शिक्षा, जिसमें रुकावट नहीं आनी चाहिए। पहला कि कर्नाटक सरकार सेक्शन 131 के तरह यह रेगुलेट या डेलीगेट करके हिजाब पर बैन का ऑर्डर पारित कर सकती थी, नहीं कर सकती थी। ये हिजाब एसेंशियल प्रैक्टिस का पार्ट है, नहीं है।
और जो आर्टिकल 25, 19, 14 सबका हवाला देते उन्होंने 11 क्वेश्चन फॉर्मुलेट किए हैं और उन सारे क्वेश्चंस का जो आंसर उन्होंने दिया है यह कहते हुए कि इस आधार पर एसएलपी स्वीकार योग्य नहीं है और उन्होंने खारिज किया है। ऑनरेबल जस्टिस गुलिया ने डिफरेंट व्यू लिया है इसके अंदर, इस मैटर के अंदर, और उन्होंने इस मैटर के अंदर उसको अपील्स को अलाउ करा है और उन्होंने 3 चॉइसेस के ऊपर, 3 पॉइंट्स के ऊपर इसको मेन एम्फेसिस दिया है। उन्होंने एक तो बिजॉय मैनुअल का जो जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का उस पर रेफर करा है और उसके बाद उन्होंने ये जो चॉइस है जो अपना सिर के ऊपर किसी को हिजाब रखना है या किसी को कवर करना है, ये लेडी का अपना चॉइस है, तो इस पॉइंट के ऊपर भी उन्होंने एम्फेसिस दिया है। और तीसरा पॉइंट जो इम्पोर्टेंट उन्होंने बोला है कि जो बच्चों की तालीम और एजुकेशन का मामला है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है और बच्चों की तालीम के लिए हमें ऐसा कोई काम या ऐसी कोई चीज जिसमें उनकी एजुकेशन के ऊपर रुकावट आए तो उस चीज का उन्होंने एम्फेसिस दिया है कि ऐसा कोई काम जो है उसके खिलाफ है, बच्चे की एजुकेशन के खिलाफ है। चूंकि दोनों जजों की राय बट गई, लिहाजा केस को 3 जजों की बेंच के पास भेज दिया गया है। ये 3 जजों की बेंच हिजाब पर अपना अंतिम फैसला सुनाएगी। तब तक कर्नाटक के स्कूल कॉलेज में हिजाब पर बैन लागू रहेगा। Hijab will continue. As you know that Karnataka Education Act and rule does not permit any religious items inside the class. So we are very clear that no student can wear hijab inside the class. इस विवाद की शुरुआत पिछले 31 दिसंबर 2021 को हुई जब उडुपी के सरकारी पीयू कॉलेज में हिजाब पहनकर आई 6 छात्राओं को क्लास में आने से रोक दिया गया। इसके बाद कॉलेज के बाहर प्रदर्शन शुरू हो गया और मामला सुर्खियों में आया। मुस्लिम लड़कियां मांग पर अड़ी रहीं तो हिंदू लड़के भगवा अंगवस्त्र और पगड़ी में स्कूल पहुंच गए। इस बीच मुस्लिम लड़कियों ने कर्नाटक हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। 15 मार्च 2022 को हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया और कहा कि हिजाब धार्मिक लिहाज से अनिवार्य नहीं है, इसलिए शैक्षणिक संस्थानों में इसे नहीं पहना जा सकता। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, जहां 10 दिनों तक सुनवाई चली। 22 सितंबर को दोनों जजों ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। आज फैसला आया तो दोनों जजों की राय बंट गई। अब इंतजार और लंबा खींचा है। 3 जजों की बेंच मामले में अंतिम फैसला सुनाएगी। अनीशा माथुर के साथ संजय शर्मा, दिल्ली आज तक। अक्टूबर में बाढ़ से यूपी त्राहि-त्राहि कर रहा है। सीएम योगी लगातार बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा कर रहे हैं। कई शहर पानी पानी हैं, कई इलाके डूब गए हैं। अक्टूबर में ऐसा मंजर कम ही देखने को मिलता है। 18 जिले यूपी के फिलहाल बाढ़ की चपेट में हैं, जिसमें अयोध्या, अम्बेडकर नगर, गोंडा, बस्ती, गोरखपुर, बलरामपुर जैसे तमाम जिले जो हैं वो बुरी तरह प्रभावित हैं। लेकिन अफसरों का रवैया हैरान करने वाला है। 3 जिलों में 3 अफसरों के जो तेवर हैं वो भी देखने को मिले। लेकिन फिलहाल आपकी टीवी स्क्रीन पर 8 तस्वीरें अयोध्या, गोरखपुर, बस्ती, प्रयागराज, गोंडा, बलरामपुर, अंबेडकर नगर, सिद्धार्थ नगर और हर जगह एक जैसी तस्वीर बाढ़ से त्राहि-त्राहि करते हुए उत्तर प्रदेश के तमाम ये जिले। तो ये 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। 3 अधिकारी जो हैं उनके तेवर भी देखने को मिले हैं। डीएम का सलूक मध्य प्रदेश। 3 तस्वीरें अम्बेडकर नगर, वहां पर डीएम का सलूक। सिद्धार्थनगर में एमपी को गुस्सा आ गया और कानपुर में भी हंगामा देखने को मिला जब टूटी रोड देखकर साहब भड़क उठे। लेकिन सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार बाढ़ पीड़ितों के बीच जा रहे हैं। अफसरों की बेरुखी हैरान करने वाली है। अम्बेडकर नगर के डीएम ने तो बाढ़ पीड़ितों से कुछ ऐसा कह दिया जो जख्म पर नमक से कम नहीं। आप लोग घर पे रहेंगे, हम लोग घर पे पहुंचवाएंगे खाना। जोमेटो सर्विस थोड़ी चला रहे हैं हम लोग, जोमेटो थोड़ी चला रहा है सरकार। यूपी के अंबेडकर नगर में सैलाब का पानी भरपूर ताकत दिखाने पर तुला है। घाघरा नदी का पानी गांव के रास्ते शहर और शहर की सड़कों गलियों तक में उफान पर है। अब अंबेडकर नगर के डीएम साहब को सुनिए। ये साहब बाढ़ से डूबे इलाकों का दौरा करने गए थे। लोगों ने वहां खाना मांगा, मदद मांगी तो डीएम सैमुअल पॉल का वायरल हो रहा ये बयान सवाल खड़े कर गया। घर पे रहेंगे, हम लोग घर पे पहुंचवाएंगे खाना। जोमेटो सर्विस थोड़ी चला रहे हैं हम लोग, जोमेटो थोड़ी चला रहा है सरकार। इस इलाके में घाघरा नदी रौद्र रूप में गरज रही है। दर्जनों गांव चपेट में आ चुके हैं। यूपी के 18 जिले इस वक्त बाढ़ का कहर झेल रहे हैं। घाघरा नदी से लेकर छोटी बड़ी दर्जनों नदियों का पानी दुश्मनी निकाल रहा है। अंबेडकर नगर भी बेहाल है और लोगों के कुछ सवाल हैं। कल से इनके खाने पीने की भी दिक्कत है
हम लोगों ने शासन प्रशासन से गुहार भी लगाया, इसके लिए कहा भी गया कि जिन घरों में चूल्हा नहीं जल रहा है उनके खाने पीने की व्यवस्था की जाए, लेकिन अभी तक कोई ऐसा प्रयास दिखा नहीं है शासन प्रशासन से। डीएम साहब का वायरल बयान तो आपने सुना, लेकिन दौरे के बाद उन्होंने भरोसा भी दिलाया कि बाढ़ चौकी पर आए, साफ पानी, दवा, खाना, हर मदद पाएं। के लिए व्यवस्था है, ग्लोरीन टैबलेट दे देंगे, किसी को कोई समस्या नहीं आएगा, कोई बीमार है तो डॉक्टर आके देख लेगा। अब इसलिए बाढ़ चौकी स्थापित होता है। इससे पहले सिद्धार्थनगर में सांसद महोदय पहुंचे तो एसओ साहब टकरा गए। पुलिस वाले साहब छाता ताने ट्रैक्टर पर बैठे थे। सांसद ने पूछा कि भाई जनता की फिक्र है या अपने जूतों के भीग जाने की। हम लोग जूता चप्पल नहीं भीग रहा, क्या समय लग जूता खाना देख नहीं लायक लोग कर भीग मिश्रा होते तो पानी भीग रहे होते। अभी तक आप ट्रैक्टर बैठे थे, मतलब जनता हमसे आके करी हमसे भी कहीं उतर गया और आप जनता के बीच के हो, हम लोग जनता के बीच के हो। सांसद घूम रहा है, कोई हम इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करने जा रहे यार। आपको इतना दिमाग होना चाहिए कि इतनी जनता आपको घेरे खड़ी है तो आप ट्रैक्टर पे बैठे रहोगे, बाढ़ में 2 कदम चलोगे नहीं। हम कुछ इस समय नहीं कर पाएंगे, आप कुछ नहीं कर पाएंगे। लेकिन आंसू पोछे, मैंने अभी की एसपी से तारीफ किया, इन्होंने कम से कम आपको फोन किया, 3 दिन से एसडीएम से मांग रहे हैं। आज तक ब्यूरो। कानपुर में टूटी सड़कों पर भड़क गए डीएम साहब। होश भी तब आया जब सीएम ने 15 नवंबर तक सभी सड़कों को गड्ढा मुक्त करने का फरमान सुनाया था। एक सुरंग छोटा से इतना बड़ा बना था, वहां से पानी आते आते फिर वो इतना बड़ा हो गया, उससे पानी आते आते यहाँ जाके नहीं बरसात वाला अंदर ही आप बताइए ना, इसमें सर ये जो है पूरी लीकेज की नीचे वाले की एक लाइन भी गई है, लाइन गई इतनी मोटी सी लाइन गई, काली काली केबिल वाली। उसका चेम्बर ये बना तो है, चेम्बर ये है, यही चेम्बर के द्वारा जो है पानी। आपने इसको तो ऐसे कर दिया है, अगले बार बरसात होगा तो फिर बैठने की स्थिति हो जाएगी। अब इन लोगों के सबसे दुकान एग्जामिन करो क्या कारण है, ठीक है, मतलब ऐसे ही हम तो अधिकारियों का रवैया जो था वो हमने आपको दिखा दिया। अब सीधे रुक करते हैं गोंडा। मेरे साथ मेरे सहयोगी समर्थ श्रीवास्तव वहां से मौजूद हैं, लगातार ग्राउंड जीरो से बाढ़ बारिश की स्थिति को दिखाते हुए रिपोर्ट कर रहे हैं। समर्थ, जहां पर आप मौजूद हैं वो मेरा गृह जनपद भी है। हर साल घाघरा नदी जो है वो उफान पर जाती है, बाढ़ आती है करनैलगंज और आसपास के इलाकों में। इस बार कितनी तैयारियां की गई थी प्रशासन की तरफ से, कितना इंतजाम किया गया था, बाढ़ की क्या स्थिति वहां पर है, जरा दिखाइए, क्योंकि जनता ये जानना चाहती है कि डबल इंजन की सरकार में बाढ़ बारिश को रोकने के कितने इंतजाम किए गए, अफसरों की मुस्तैदी कितनी थी। मेरी मौजूदगी इस वक्त उस उत्तर प्रदेश में है जहां पर एक और तो जहां पर बाढ़ आती है वहां पर छतों पे बैठकर लोग मदद को तकते हैं, खाना कब आएगा, तो वहीं एक जिले के डीएम ये कहते हैं कि हम स्विगी और जोमेटो नहीं चला रहे हैं, आप खाना खुद लेने शिविरों में आइए। मेरी मौजूदगी इस वक्त शुभांकर गोंडा में है और मैं सबसे पहले आपको दिखाऊं, मेरे साथ पूरी एसडीआरएफ की टीम मौजूद है जो लगातार रेस्क्यू ऑपरेशंस कर रही है। आप पीछे से अगर देखेंगे तो आपको अंदाजा लगेगा कि यहाँ गांव के गांव फसलों की फसलें डूब गई हैं, चाहे करनैलगंज एरिया हो, हर जगह इस वक्त जो घाघरा नदी है, सरयू नदी है, उसका जो पानी है वो उफान पर है। आप देखिए तमाम फसलें आपको यहाँ डूबी नजर आएंगी, जो गांव है वो डूब चुके हैं, लोग यहाँ से पलायन कर चुके हैं, भारी मात्रा में ऐसी जगहों पर चले जा चुके हैं जहां पर उनकी मदद हो। और ये जिस एरिया से हम लोग निकल रहे हैं ये मत समझिएगा कि कोई नदी है, तालाब है, यहाँ पूरा का पूरा गांव था, पूरे के पूरे खेत थे, फसलें थी, पर अभी आपको यहाँ सिर्फ और सिर्फ पानी नजर आएगा। हालांकि मेरे साथ जो मौजूद है वो तमाम एनडीआरएफ के जवान है जो लगातार रेस्क्यू ऑपरेशंस कर रहे हैं, लोगों को बचा रहे हैं, उनसे भी मैं बातचीत करूंगा। सर ये बताइए कि आप लोगों के लिए कितना चैलेंजिंग होता है उन गाँव में जाना जहाँ पर शायद पैरों से आम आदमी तक पहुंच पाना इतना आसान नहीं होता है। सर चैलेंज तो काफी है, जैसे हम नदी आगे से नाले में जब रेस्क्यू करते हैं
तो वहाँ इतना खतरा नहीं होता हमारे लिए, हमारी बोट के लिए। अब ऐसे में हमें पता नहीं लगता कहाँ आ रहे हैं, कहाँ सरिया है, कहाँ दीवार चुनी हुई है, उससे हमारी बोट को भी नुकसान हो सकता है और हुआ भी है और हमें भी नुकसान होने का खतरा रह रहा है। लेकिन फिर भी हमने दिन और रात अपनी जो है काम करके रेस्क्यू को अंजाम दिया है। हमारे सेनानायक महोदय जगह जगह पहुंचकर उसका जहां राहत है बचाव कार्य चल रहा है उसका जाके जायजा लेते हैं और हमें मार्गदर्शन वो देते रहते हैं। उसी हिसाब से हमारे प्रभारी और पूरी टीम एकत्रित होकर दिन रात लगी हुई है। आप लोग मैन ऑन ड्यूटी हैं, ग्राउंड जीरो पर हैं, पर जब एक इंसानियत के नाते सामने आपको दिखता है कि छतों पर लोग इंतजार कर रहे हैं खाने के पैकेट्स का, खानों का, और तब वहां जब पहुंच के आप मदद पहुंचाते हैं तो क्या एहसास होता है? वहाँ एहसास होता है कि जब हम वहाँ उस जगह पे पहुंचते हैं तो एक तो पूरा गांव, एक तो 10-20 आदमियों को राहत देना और एक पूरे गांव को राहत देना, दिक्कतें आती है काफी। वहाँ फिर जो राशन के लिए लोग झपटते हैं और एक साथ में बोट में इतना राशन नहीं ले जा सकते या इतनी एक साथ पूरे गांव को मदद नहीं दे सकते, धीरे धीरे। लेकिन सबको अपनी अपनी पड़ती है कि हम जाके हम पार निकलें या हमें पहले राशन मिल जाए। उनमें आपस में छीना झपटी होती है, लेकिन फिर भी जितना है हो सके प्रशासन और हमारी टीम है जितनी कोशिश जगह जगह। यहाँ पर कई लोग फंसे भी थे, कई लापता भी हुए। कितने लोग को रेस्क्यू किया आप लोगों ने अभी तक गोंडा में? अभी तक हमारी टीम ने करीब 70 से 80 लोग जो हम जिंदा निकाल चुके हैं, जो राहत दे चुके हैं उनको। और करीब वहाँ पे बलरामपुर में थे हम, वहाँ पे 500 गांव थे, इसमें बाढ़ से प्रभावित थे 500 गांव, जहाँ जगह जगह टीम ने राशन पहुंचाया और जो बंदे फंसे हुए थे लोग उनको बाहर निकाला। देखिए शुभंकर, आप सुन रहे हैं इनको, पहले बाढ़ अगस्त सितंबर में आती थी, इस बार आई है अक्टूबर में, जिसको सीएम योगी ने भी कहा है कि अनिश्चित बाढ़ है। आप लोग रेस्क्यू ऑपरेशन कर रहे हैं, कैसे देख? ठीक है समर्थ, बताइए आप। तो देखिए किस तरह से बाढ़ है। बिल्कुल सही बात है समर्थ, और यहाँ पर मुस्तैदी जो है वो भी हम देख रहे हैं। आप भी अपनी हिफाजत करते हुए लगातार वहां से रिपोर्ट भेजते रहिए। आज तक पर दर्शक लगातार आपकी रिपोर्ट से वहां के हालात से वाकिफ हो रहे हैं। लेकिन हम रुक करते हैं आंध्र प्रदेश का, जहां पर कई इलाकों में बारिश ने सब कुछ डुबो दिया है। क्या सड़कें, क्या घर, हर जगह सैलाब का कब्जा है। अनंतपुर से एक हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई है। सड़क पर यहां पर ऐसा सैलाब आया है कि भारी भरकम ट्रक यहां पर बह गया। देखते ही देखते भारी भरकम ट्रक पानी में समा गया। पानी से लबालब सड़क पर चलते चलते ट्रक अचानक ऐसे गिरा मानो स्विमिंग पूल में छलांग लगा रहा हो। ये वायरल तस्वीर आंध्र प्रदेश के अनंतपुर की है। भारी बारिश में सड़कों पर सैलाब का कब्जा हो गया। पुल के ऊपर से पानी बहने लगा, लेकिन एक ट्रक वाले ने हिम्मत दिखाई। भारी भरकम ट्रक लेकर पानी में ऊपर गया। लोग मना करते रहे, पानी में जाने से रोकते रहे, लेकिन ट्रक ड्राइवर बेपरवाह रहा। उसे अपने भारी भरकम ट्रक पर गुमान था। वो दन दनाते हुए पानी में ट्रक लेकर ऊपर गया। ट्रक आगे बढ़ रहा था। सड़कों के दोनों छोर पर खड़े लोग देख रहे थे और तभी ट्रक अचानक पानी में समा गया। सब कुछ ही पलों में हुआ। कैसे हुआ, आप एक बार फिर पूरा सीक्वेंस देखिए। हैरानी तो ये है कि लोगों ने ट्रक को आगे बढ़ने से रोका था। कई ट्रक वाले पहले ही रुक गए, लेकिन ये ट्रक वाला होशियारी दिखाने में मात खा गया। अच्छी बात ये रही कि इस हादसे में किसी की जान नहीं गई। ट्रक का ड्राइवर भी बाल बाल बच गया। आज तक ब्यूरो। दिल्ली में 5 साल के बाद एक बार फिर से डेंगू बुखार के मामले की संख्या बढ़ गई है। अक्टूबर के पहले हफ्ते में डेंगू के सितंबर के मुकाबले ज्यादा बढ़े हैं। 45% तक इनकी बढ़ोतरी दर्ज की गई। इसके साथ ही मलेरिया, चिकनगुनिया के केसेस भी काफी ज्यादा बढ़े हैं। देश के कई हिस्सों में डेंगू के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। राजधानी दिल्ली में भी डेंगू को लेकर चिंताएं बढ़ती जा रही हैं। हाल ही में आई दिल्ली नगर निगम की रिपोर्ट के मुताबिक अक्टूबर के पहले हफ्ते में सितंबर के मुकाबले डेंगू के 45% ज्यादा मामले दर्ज हुए हैं। सितंबर में डेंगू के कुल 693 मामले दर्ज हुए थे, जबकि 29 सितंबर से 5 अक्टूबर के बीच 321 नए मामले दर्ज होने से ये आंकड़ा 1258 तक पहुंच गया है। बीते 45 दिनों में राजधानी में डेंगू के 950 मामले सामने आए हैं। 2017 के बाद से राजधानी में 1 जनवरी से 28 सितंबर के दौरान डेंगू की ये सबसे बड़ी संख्या है। अगर अलग अलग महीनों के हिसाब से देखें तो एमसीडी की रिपोर्ट के मुताबिक
राजधानी में इस साल जनवरी में डेंगू के 23 मामले, फरवरी में 16, मार्च में 22, अप्रैल में 20, मई में 30, जून में 32, जुलाई में 26 और अगस्त में 75 मामले दर्ज किए गए। हालांकि राहत की बात ये रही है कि डेंगू से इस साल अब तक किसी की मौत का मामला दर्ज नहीं हुआ है। जानकारों का भी मानना है कि डेंगू के मामलों में गंभीर केस नजर नहीं आ रहे हैं। ज़्यादातर पेशेंट्स हैं वो माइल्ड से मॉडरेट सिम्टम्स लेके आ रहे हैं और ज़्यादातर पेशेंट्स को फीवर है, प्लेटलेट की संख्या में जैसे 50,000 से कम है, पर ज़्यादातर पेशेंट्स ठीक हो रहे हैं, मोर्टेलिटी कम है और ज़्यादातर पेशेंट्स हल्के लक्षणों के साथ ही इस बार आ रहे हैं। हमने देखा है कि कुछ पेशेंट्स ही हैं जिनको कि ब्लीडिंग के सिम्टम्स हैं, जिनका प्लेटलेट 20,000 या 10,000 से कम है, ऐसे केसेस कम आ रहे हैं। अगर पिछले कुछ वर्षों के आंकड़ों को देखें तो ये साल काफी राहत भरा नजर आ रहा है। दिल्ली में 2015 में डेंगू के केवल अक्टूबर महीने में ही 10,500 से ज्यादा मामले दर्ज हुए थे। 1996 के बाद से ये दिल्ली में सबसे खराब आंकड़ा था। ऐसे में जानकारों का कहना है कि थोड़ा सावधानी रखने से लोगों के लिए डेंगू से बचना आसान है, लेकिन लापरवाही करना खतरनाक है। बुखार ठीक होने के बाद भी आपको ध्यान रखना है। कई बार काफी केसेस में होता है कि हमें बुखार ठीक हो गया, उसके बाद कई बार इसमें कॉम्प्लिकेशंस देखी जाती है, तो आप डॉक्टर के संपर्क में जरूर रहें अगर आपका घर पर ट्रीटमेंट चल रहा है। इसके अलावा इसमें प्लेटलेट काउंट्स होते हैं जो कि कम होते हैं, तो उसके लिए एक ब्लड टेस्ट होता है, उसकी रेगुलर मॉनिटरिंग अपने डॉक्टर से आप डिस्कस करके उसकी रेगुलर मॉनिटरिंग करा सकते हैं, जो कि बेहद जरूरी है। डेंगू के साथ ही अब मलेरिया और चिकनगुनिया के मामले भी बढ़ रहे हैं। एमसीडी के मुताबिक इस साल 5 अक्टूबर तक मलेरिया के 153 मामले और चिकनगुनिया के 28 मामले दर्ज हुए हैं। ऐसे में डेंगू को रोकने के लिए दिल्ली सरकार ने स्वास्थ्य विभाग और एमसीडी समेत तमाम विभागों के साथ मिलकर एक्शन प्लान तैयार किया है। जिला स्तरीय अधिकारियों को भी मच्छरों से होने वाली बीमारियों की रोकथाम को लेकर अपने इलाके में जागरूकता फैलाने के निर्देश दिए गए हैं। आज तक ब्यूरो। शिवलिंग या फिर फव्वारा, इस सवाल का जवाब आसान नहीं। वैज्ञानिक जांच को लेकर हिंदू पक्ष में भी एक राय नहीं है। कार्बन डेटिंग का विरोध करने वाली वादी राखी सिंह को लेकर भी हिंदू पक्ष में खासा नाराजगी। ज्ञानवापी पर हिंदू पक्ष में मतभेद के ये सुर पहली बार सुनाई दे रहे हैं। जिन 5 महिला वादियों की अर्जी से ज्ञानवापी का केस खड़ा हुआ है, उनमें से एक वादी राखी सिंह शिवलिंग की जांच के खिलाफ हैं और उनका यूं अलग खड़ा हो जाना बाकी वादियों को नागवार लग रहा है। राखी सिंह नहीं मौजूद है, लेकिन बाकी चारों दूसरी जो वादी महिलाएं हैं वो मौजूद हैं। कब मौजूद रहती है, पहले आप लोग बताइए ना। राखी सिंह नहीं आती। राखी सिंह कब आपने देखा? राखी सिंह को किसी ने देखा है? किसी भी मीडिया वाले बता दे हमको कि राखी सिंह नहीं आती हैं। राखी सिंह आती नहीं। राखी सिंह का केवल नाम चलता है। राखी सिंह गद्दार है, वो मुंह छुपाए बैठी हुई है कहीं। इसलिए अब सारा दारोमदार इस सवाल पर आकर सिमट गया है कि क्या अदालत वैज्ञानिक परीक्षण का आदेश देगी, और ये भी कि वैज्ञानिक परीक्षण से क्या हासिल होगा और इसकी जरूरत ही क्यों है। वैज्ञानिक जांच की राह की सबसे बड़ी बाधा ये दलील है कि पत्थर के कार्बन डेटिंग नहीं हो सकती। इस पर हिंदू पक्ष का क्या कहना है, ये सुनिए। शिवलिंग में जब देखा गया था तो एक मामूली सा छेद किया गया है, वो भी जांच का विषय है कि वो छेद कैसे हुआ, ओरिजिनल है कि किया गया, क्या क्यों किया गया या नहीं किया गया, ये जांच का विषय है। चक्री रखी गई, चक्री क्यों रखी गई, वो चक्री कैसी है, कितनी पुरानी है, कहाँ पर, जांच का विषय है। ज्ञानवापी पर छाए विवाद के केंद्र में आस्था है, और जब सवाल आस्था से जुड़ जाए तो बेहद संजीदा हो जाता है। हिंदू पक्षकारों को भी लग रहा है कि कहीं कार्बन डेटिंग की मांग को लेकर भ्रम न फैले, इसलिए वो लगातार कह रहे हैं कि वो शिवलिंग को नुकसान पहुंचाने के पक्ष में कतई नहीं है। कुछ लोग ऐसे हैं जो भ्रम फैला रहे हैं और समाज में इस तरह धारणा फैलाई जा रही है कि हम शिवलिंग को क्षति पहुंचाना चाहते हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। 0.1% भी सही नहीं है। हिंदू पक्ष कह रहा है कि सच सामने आना चाहिए।
और ये तभी संभव है जब वैज्ञानिक जांच हो, चाहे कार्बन डेटिंग हो, एक्सरे जांच हो या कोई और तरीका। प्रक्रिया नहीं, प्रमाण महत्वपूर्ण है। इस मामले में एएसआई एक्सपर्ट है और एएसआई ही इसकी ये जांच करेगा कि इसकी क्या लेंथ है, क्या ब्रेड्थ है, क्या इसका साइज है, कितने नीचे तक गया है, तो एएसआई इसको जांच करेगा। तो हमने कोर्ट को एक सजेशन दिया है, चाहे जीपीआर सर्वे हो, चाहे कार्बन डेटिंग हो, चाहे अदरवाइज हो। अदरवाइज का मतलब ये होता है कि एएसआई कोई भी मॉडर्न टेक्नोलॉजी उपयोग करके ये निर्धारित करे कि ये शिवलिंग कितना पुराना है और इसका क्या लेंथ और विड्थ है। और मुझे लगता है हमारी एप्लीकेशन पूरी तरह से पढ़ी नहीं गई। तो वैज्ञानिक जांच को लेकर सवालों की इतनी तीखी आंच है कि अदालत के लिए किसी फैसले पर पहुंचना आसान नहीं होने वाला। इसलिए अदालत ने मोहलत भी ली है। अब आज एक और तारीख है। क्या आज अदालत कुछ तय कर पाएगी, कुछ फैसला कर पाएगी, देखने की बात होगी। अभिषेक मिश्रा के साथ कुमार अभिषेक, वाराणसी, आज तक।